सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे नीति निर्देशक तत्वों का, और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ जो क्रियान्वयन से संबंधित जो उदाहरण थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने अध्ययन किया था नीति निर्देशक तत्वों में भूमि सुधार से संबंधित, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है 1951 में, और उसके द्वारा भूमि के ऊपर जो किसान वर्ग है या भूमि जोतने वाले का जो अधिकार है वो बताया गया, 9वीं अनुसूची में उसको सम्मिलित किया गया था। फिर दूसरा हमने अध्ययन किया था पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन, उसके बारे में भी हमने 73वें 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद जो 44 है उसमें जो पंचायतों के गठन हैं, स्थानीय स्वशासन को जो बढ़ावा दिया गया है उससे संबंधित उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए पंचायतों को और स्थानीय स्वशासन जो नगरीय स्वशासन है उनको पारित किया गया था। इसके अलावा हमने अध्ययन किया था पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो रूस के संविधान से ली गई हैं और आर्थिक विकास है उनको नियोजित ढंग से लागू करने, देश का ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोगों का विकास करने के दृष्टि से इन पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत हमने नीति आयोग वर्तमान में या पहले प्राचीन काल में या पूर्व में इसका नाम था जो योजना आयोग, उसके बारे में भी अध्ययन किया था। फिर अपन अध्ययन कर रहे थे कमज़ोर वर्गों के कल्याण हैं, उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं संविधान में लागू की गई हैं। तो कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 46 में जो उनके कल्याण और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, और इसके तहत जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत उनको आरक्षण प्रदान करना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना, राजनीतिक जो आरक्षण है वो प्रदान करना, इन सभी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो आज मैं फिर से अपने जो कमज़ोर वर्गों का कल्याण है उसको थोड़ा सा रह गया था, तो मैं पुनः उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके अनुच्छेद 46 में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए और उनके आर्थिक हितों की उन्नति के संदर्भ में संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, और इसी के तहत भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रवेश को लेकर के, प्रतिनिधि संस्थाएं लोकसभा है, विधानसभा है, इनमें या फिर सरकारी नौकरियों में या फिर अपन कहें कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर आरक्षण की बातें कही गई है। फिर हमने देखा था कि जो आरक्षण है उससे 104वां संविधान संशोधन भी हमने देख लिया था कि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में हुआ मोदी सरकार के द्वारा, उस संविधान संशोधन 104वां जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो विधानसभा एवं जो विधानसभा और जो लोकसभा दोनों हैं इनमें इनके आरक्षण की अवधि है वो 25 जनवरी 2030 तक के लिए कर दी गई है। साथ ही साथ जो अस्पृश्यता कानून है उनको कठोर बनाया गया। इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा इनके लिए। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग हैं उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। मैंने ये भी बताया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो आयोग है इसको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 65वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो ये 7 सदस्यीय आयोग था। इसके अलावा हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्थाएं और स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत महिलाओं को भी 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अपन देखते हैं आज इसके अंतर्गत जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था के बारे में। तो चौथा बिंदु चल रहा था अपन कमज़ोर वर्गों का कल्याण। कमज़ोर वर्गों का कल्याण, कमज़ोर वर्गों का कल्याण करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। तो अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, कमज़ोर वर्गों के लोगों को कमज़ोर वर्गों के लोगों के कल्याण एवं, ध्यान रखना, कल्याण एवं आर्थिक हितों के संदर्भ में, कल्याण एवं आर्थिक हितों के संदर्भ में उल्लेख किया गया है।
यानी उनके लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो इसके बारे में हमने देखा था। अब हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में कि आरक्षण से संबंधित यानी इन कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए कल्याण करना उनका और उनके आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और इसके तहत हमने देखा था कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपन चलें तो इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसकी? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आरक्षण। इसका अध्ययन कर लिया था हमने, लेकिन हम आरक्षण का जो है उसके बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे थे। तो आरक्षण है, आरक्षण 3 प्रकार का प्रदान किया गया। कितने कैटेगरी प्रदान किए गए? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आरक्षण है, इस आरक्षण के 3 प्रकार मैं आपको उल्लेखित कर रहा हूँ यहाँ पर। एक डायग्राम बना करके आपको नोट्स में तो उपलब्ध नहीं करवाया गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला शैक्षणिक आरक्षण, शैक्षिक आरक्षण एक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी बोल दो या लोक नियोजन बोल दो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और तीसरा कौन सा है? राजनीतिक आरक्षण। कौन सा आरक्षण? राजनीतिक आरक्षण। अब देखो, इनको मैं आपको उल्लेखित करके बताता हूँ, विस्तृत रूप से इनकी व्याख्याएं करता हूँ। शैक्षणिक रूप से यानी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश को लेकर के जो कमज़ोर वर्गों के जो लोग हैं उनको कुछ सीटें हैं वो निर्धारित की गई हैं, और यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 15(4) में। किसमें? अनुच्छेद आता है 15(4), और इस अनुच्छेद 15(4) में किसका उल्लेख किया गया है? शैक्षिक आरक्षण का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर के यहाँ पर इन कमज़ोर वर्गों को प्रवेश करने हेतु इनको यहाँ पर आरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 15(4) में। तो ध्यान रखना, कौन सा आरक्षण? शैक्षिक आरक्षण यानी शिक्षा से संबंधित आरक्षण। शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश को लेकर के किस अनुच्छेद में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(4) में। ठीक है। फिर आता है दूसरा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। हमने पढ़ा था कि लोक नियोजन के संबंध में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन सी है? लोक नियोजन के संबंध में समान अवसर की प्रधानता यानी समानता का जो अधिकार था, हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक वहाँ पर पढ़ा था। ये भी समानता के अधिकार में आता है, और ये आता है अनुच्छेद 16(4) में। कौन से में? 16(4) में। अनुच्छेद 16(4) में किसका उल्लेख किया गया है? 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई कि इन कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए, इनको और अधिक विकास करने के लिए, या इनको एक समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या किया जाए? इस अनुच्छेद 16(4) के तहत इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके तहत इनकी कुछ सीटें हैं वो निर्धारित की जाती हैं। फिर चलते हैं अपन राजनीतिक आरक्षण, यानी सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण कौन सा है? राजनीतिक आरक्षण। महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वर्तमान के अंतर्गत अपन देखें तो जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य हैं केंद्र में या राज्यों में, उनकी जो मनोनीत करने से संबंधित जो राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं वो किसके तहत प्रदान की गई हैं? इस अनुच्छेद जो राजनीतिक आरक्षण है इसके तहत प्रदान की गई हैं। इस राजनीतिक आरक्षण के तहत अपन 4 प्रमुख रूप से कितने? 4 अनुच्छेदों का उल्लेख करेंगे। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। ये 4 जो अनुच्छेद हैं, इन चारों अनुच्छेदों में राजनीतिक आरक्षण की बात कही गई है। और एक आता है अनुच्छेद 334। यह अनुच्छेद है इन सभी की मूल है। मूल का मतलब इसकी जड़, अर्थात इसी अनुच्छेद के कारण से वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है। और जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और 1 सदस्य विधानसभा में जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो कंप्लीट नहीं होता था, संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता था, या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा में राज्यपाल और लोकसभा में कौन है? राष्ट्रपति, इनके द्वारा नियुक्ति या मनोनीत उनको किया जाता था। तो ये तो एंग्लो इंडियन वाला तो समाप्त कर दिया गया।
इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैं इनसे संबंधित आपको जो अनुच्छेद हैं ये 30, 31, 32, 33 और 334 इन चारों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330। और अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है? लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा में जो कौन कौन है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण, SC और ST वर्ग को आरक्षण, SC ST वर्गों को आरक्षण। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 है वह क्या कहता है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 332 आता है। अनुच्छेद 332 कहाँ की व्यवस्था करता है? राज्य में। तो राज्य में क्या होती है? विधानसभा। तो राज्य की विधानसभा है, वहाँ पर किसका? जो SC ST वर्ग है, इस SC ST वर्ग को क्या है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 333 क्या कहता है? अनुच्छेद 333 है वो क्या कहता है? विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन, ध्यान रखना यहाँ पर कितने हैं? 2 एंग्लो इंडियन है, जबकि 1 एंग्लो इंडियन कहाँ पर मनोनीत किया जाता है? 1 एंग्लो इंडियन है, उसकी नियुक्ति मनोनीत है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये तो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये जो एंग्लो इंडियन, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये 4 बातें, 4 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों की अपन चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 यानी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी लोकसभा और विधानसभा में, उसको हटा करके क्या कर दिया गया है? इन दोनों अनुच्छेदों को लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्यों की मनोनीत किया जाता था उनको तो कर दिया गया है, दोनों को अनुच्छेदों को समाप्त। और इसके अलावा जो राजनीतिक आरक्षण लोकसभा में और जो राजनीतिक आरक्षण विधानसभा में दोनों में प्राप्त था, इन दोनों की डेट है कितनी कर दी गई? 25 जनवरी 2030 कर दी गई। 25 जनवरी 2030 कितनी कर दी गई? 25 जनवरी 2030 कर दी गई है। पहले ये 95वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इसको बढ़ाया गया था और 25 जनवरी 2020 किया गया था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन कौन सा है? ध्यान रखना, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है? जो लोकसभा में SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों को और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, इन दोनों में, लोकसभा में और विधानसभा में, इन दोनों में जो आरक्षण की व्यवस्था ये कितनी कर दी गई? 25 जनवरी 2030 कर दी गई है। और ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन समुदाय की जो मनोनीति की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। इन दोनों ही व्यवस्थाओं को संविधान के संशोधन 104 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य वर्तमान में उनको मनोनीत नहीं किया जाता है। तो ये था आरक्षण से संबंधित। फिर अपन ने चौथा जो बचा था इसका कमजोर वर्गों का कल्याण, इसको अब कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब अगला चलते हैं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो कानून कौन कौन से बनाए गए हैं। तो देखो, सामाजिक सुरक्षा ये तो था राजनीतिक, शैक्षणिक या शैक्षिक और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो आपको ध्यान रखना है इस आरक्षण को, क्योंकि ये करंट में है, वर्तमान में पूछा जा सकता है, अतः ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। अब 5वां आता है सामाजिक सुरक्षा, यानी नागरिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो सामाजिक सुरक्षा, अब देखो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान में अपन देखें
तो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना 2005 में शुरू की गई वो है, आदि अनेक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इन कार्यक्रमों के द्वारा समाज के जो सुरक्षा है, जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करके उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए इसमें देखते हैं अपन क्या आता है कि नागरिकों के सामाजिक उत्थान हेतु, सामाजिक उत्थान या विकास उत्थान हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाएं। तो आपको वैसे भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक या कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए या नागरिकों के लिए कौन कौन सी उनके सामाजिक उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अर्थात वृद्धावस्था जो पेंशन योजना वर्तमान में अपन देखते हैं कि जो 50-55 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हमारे माता पिता या दादा दादी हैं उनको जो योजना, इस योजना के तहत किसी को 700 रुपये दिए जा रहे हैं। वर्तमान में इसकी संख्या भी जो रुपए हैं इनको भी बढ़ा दिया गया, 1500-1700 रुपये की समथिंग कर दिया गया है। तो ये, इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना चलाना है। इसके अलावा महात्मा गांधी जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना कब चलाई गई, 2005। तो ये सभी योजनाएं क्या हैं, इन सभी योजनाओं को किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं अपने, जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नागरिकों को सामाजिक उत्थान करने के लिए ये सभी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। इसके अलावा भी अनेक योजनाएं हैं जिनका अपन नाम ले सकते हैं। याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, इसको अपन शॉर्टकट में कहते हैं मनरेगा। और आपको पूछा जा सकता है ये कब चलाया गया, तो तारीख तो आपको कब लागू किया गया, तो 2005 में। इसका मनरेगा का पूरा नाम पूछा जा सकता है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार या ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना, गारंटी अधिनियम था। और ये भारत देश का पहली ऐसी योजना है जिसके तहत रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। किसकी गारंटी, रोजगार की गारंटी प्रदान की गई, किसके तहत, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना है, इसके तहत क्या किया गया, प्रत्येक नागरिकों को रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि अपने पंचायत कार्यालय में जाकर के और अप्लाई करता है, फॉर्म भरता है, तो उसको 15 दिन के भीतर क्या दिया जाना जरूरी है, रोजगार प्रदान किया जाना जरूरी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मनरेगा का पूरा नाम, कब, और एकमात्र ऐसी योजना है जिसके तहत क्या किया गया है, रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। फिर आता है अपना बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, यानी वर्तमान में अपन देखें तो एक आर्थिक समानता स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसको, आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जीवन बीमा योजना है, इसके अलावा कोयला, परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, खान आदि हैं, इन सभी के साथ साथ जो प्रमुख बैंक भी हैं हमारे, उनका भी क्या किया गया है, राष्ट्रीयकरण किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उत्थान किया जा सकता है और उनमें आर्थिक समानता स्थापित की जा सके। तो बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, छठी कौन सी आती है, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, यानी इसके तहत क्या किया गया है,
इसके तहत अपन देखें तो सबसे पहले एक वो आर्थिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से, इसका उद्देश्य क्या है, यानी इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। तो आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए, आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए, याद रखना, करने हेतु या करने के लिए क्या किया गया है, इन बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अपन देखते हैं कि जो जीवन बीमा निगम है, कोयला, ऊर्जा, खनन, ध्यान रखना, जीवन बीमा, कोयला, खनन, ऊर्जा आदि जो सभी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ जो वर्तमान में हमारे बैंक हैं, उन बैंकों का भी क्या किया गया है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। अर्थात उनको इन सभी हमारे समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसा कार्य किया गया है। अब अपन चलते हैं अगली, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, यानी न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। तो हमने देखा था नीति निर्देशक तत्वों में कि सरकार है वो न्यायिक सुरक्षा हेतु कमज़ोर वर्गों के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु न्याय प्रदान करने का कार्य भी करती है। और ये अपन देखें तो जैसे सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय स्थापित करने के लिए लोक अदालतों का गठन करना है। इसके अलावा अपन देखें तो जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई है। तो ये जो अनेक व्यवस्थाएं हैं, ये सभी किससे संबंधित हैं, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से संबंधित ही मानी जाती है। तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार, छठी कौन सी है, न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें अपन देखें तो मुख्यतः 2 प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से, सस्ता सुलभ, देखो ध्यान रखना, सस्ता सुलभ यानी अच्छा लभ यानी प्राप्त यानी जल्दी, और शीघ्र या त्वरित, शीघ्र वो भी बोल सकते हैं, या त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से, शीघ्र एवं त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित, ठीक है। तो सस्ता सुलभ एवं शीघ्र त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा क्या किया गया है, लोक अदालतों का गठन किया गया है, लोक अदालतें। इसके साथ साथ त्वरित न्यायालय आदि की स्थापना की गई है। अर्थात अपन देखें तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने हेतु सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से लोक अदालतों का गठन करना है, त्वरित न्यायालयों की स्थापना करना है, आदि कार्य किए गए हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि कमज़ोर वर्गों के जो लोग हैं उन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो पहला हो गया। दूसरा है निःशुल्क विधिक सहायता, हमने चर्चा की थी पिछले अनुच्छेदों में, निःशुल्क विधिक या कानूनी, एक ही बात है, विधिक भी बोल सकते हैं या कानूनी सहायता प्रदान करना। यानी ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से निःशुल्क जो कमज़ोर वर्गों के जो लोग हैं उनको निःशुल्क यानी बिना किसी शुल्क के विधिक या कानूनी सहायता उनको प्रदान की जाएगी। तो ये सभी जो तत्व हैं, हमने योजनाएं या कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त की, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से संबंधित कानून हैं। बाकी के जो बचे हुए कानून हैं वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।